Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, well, student, जैसे हमने लास्ट कल हमने जो पढ़ा था, जो भी आप में से था क्लास में जो कल हमने देखा था कि जो शिक्षण अधिगम की जो कौशल वगैरह होते हैं शिक्षण के लिए, वो कितने इम्पोर्टेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंटता हमने देखी और कितने उनके टाइप होते हैं वो हमने देखा। ठीक है, तो आप मानते हैं जो शिक्षण है ये क्या है कि बहुत ही टिपिकल प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए टीचर को बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो भी इनमें से भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कल हमने शिक्षण कौशलों के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि भाई जैसे पहले क्या था कि जो आप प्राचीन समय में जाते हैं तो उस टाइम में क्या होता था, जो शिक्षण होता था वो मौखिक रूप से होता था। ठीक है, उसके जो आंसर्स वगैरह थे और जो बच्चे याद करते थे वो सब क्या होता था, मौखिक रूप से ही करते थे। जैसे जैसे समय बदला है, ठीक है, और जैसे जैसे समय बदला है और जो शिक्षा में जो बदलाव हुआ है, आज वो शिक्षण इतना इजी नहीं रह गया है। क्योंकि आज क्या है कि बच्चे को सिर्फ शिक्षित ही करना नहीं है, हमें बल्कि उसका सर्वांगीण विकास भी करना है कि वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अध्यापक जिस प्रकार से अपने जो कौशलों का प्रयोग करता है उसी प्रकार वो अपने शिक्षण को और अधिक अच्छा बनाने के लिए कुछ शिक्षण अधिगम सामग्रियों का भी यूज करता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, जिनके बारे में हम आज देखेंगे कि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वगैरह क्या होती हैं और ये किस प्रकार हेल्प कर सकती हैं शिक्षण का, और जो छात्रों को मतलब किस प्रकार से जो शिक्षण जो प्रक्रिया है हमारी उसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई जो शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है वो आज के टाइम में प्रत्येक अध्यापक को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे इन चीजों का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भाई आज के जमाने में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के नए नए जो चीजें आ रही हैं, शिक्षा में भी हम इनका जो प्रयोग कर रहे हैं, उन सब का प्रयोग और उनका ज्ञान उनको होना चाहिए, तभी वो अपने शिक्षण को क्या कर सकता है, बहुत ही प्रभावशाली बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो देखेंगे जो लर्निंग टीचिंग जो मटेरियल्स हैं वो क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यही है कि वो सामग्रियां जो शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हेल्प करती हैं, ठीक है, वो अपने शिक्षण को बहुत ही प्रभावशाली से पढ़ा सकता है उसके द्वारा, उनको हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहते हैं। जो आपके यूनिट 3 का जो है ना, उसमें ये जो टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का, इसमें आज लगभग हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये होता क्या है, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो टीचर है वो क्या कर सकता है, टीचिंग जो लर्निंग जो मटेरियल जो चीजें हैं उनका यूज करके वो क्या कर सकता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, जो छात्रों का जो ज्ञान होता है ना, वो बहुत ही लंबे समय तक स्थायी बना रह सकता है। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण जो बात है कि भाई पहले क्या था कि भाई मौखिक रूप से हम याद करते थे, वो बहुत जल्दी हम भूल जाते थे। इसमें क्या है कि हम बच्चों को कुछ दिखाकर, उनको कोई प्रत्यक्ष चीज दिखाकर बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे कि टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं जो इसकी जो बेनिफिट है वो कैसे क्या काम में आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम बात कर रहे थे कि जो शिक्षा में जो स्थायी ज्ञान है छात्रों के लिए, लंबे समय तक इसके द्वारा वो सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मौखिक रूप से जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो बहुत जल्दी भूल भी जाए, उसे अच्छी तरह याद भी ना रहे, तो ये चीजें भी इसमें। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो आपका जो कठिन टॉपिक है या कोई हार्ड टॉपिक जिसको बोलते हैं, जो कठिन विषय है, उसको हम बिल्कुल सरल तरीके से समझा सकते हैं इनकी सहायता से। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को बहुत ही आसानी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे तो जो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, कि भाई जब इसके अंदर जब हम भूगोल वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे आप देखते हैं कि भाई जब बच्चों के सामने कहते हैं कि भाई देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, अक्षांश कौन रेखाएं कौन सी हैं, जो पृथ्वी की गतियां हैं वो कैसी होती हैं, तो बच्चा थोड़ा सा इसमें ये कहता है कि सर ये मेरी समझ में नहीं आता। तो इन्हीं चीजों को हम समझाने के लिए क्या यूज करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज करते हैं, कि भाई उनको ये जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो बच्चे की जो रटने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको बहुत ही कम करता है। क्योंकि क्या होता था पहले कि बच्चे सिर्फ रट कर, जो अध्यापक ने पढ़ा दिया उसको रटना ही उसका मकसद होता था और उसको एज इट ही एग्जाम में लिखना उसका उद्देश्य होता था। लेकिन आज क्या है, शिक्षा का रूप जैसे जैसे बदलता जा रहा है, जो रटने की जो प्रवृत्ति है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रकार हम ये शिक्षण सहायक जो सामग्रियों के द्वारा क्या है कि बच्चों में जो रटने की जो प्रवृत्ति है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके द्वारा बच्चों को बिल्कुल जो प्रत्यक्ष चीज होती है, जो स्पष्ट रूप जो चीजें होती हैं, उनके द्वारा देख के पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो आपका जो टॉपिक है, जो भी विषय है, उसको आप क्या बना सकते हैं इनकी सहायता से, बहुत ही इंटरेस्टेड और रोचक वगैरह बना सकते हैं। कि जैसे आप ही क्लास में आप देखते होंगे, जब आपने कोई कक्षा वगैरह लेते हैं कि भाई बहुत से बच्चे क्या है कि पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि भाई जो मानसिक रूप से क्लास में होते हैं, और क्या नाम शारीरिक रूप से तो क्लास में होता है, जो मानसिक रूप से क्लास में नहीं होते। तो उन बच्चों को क्रियाशील बनाने के लिए, यानी उनको इंटरेक्ट करने के लिए क्लास में, कि वो सही तरह से जो भी गतिविधियां क्लास में चल रही हैं शिक्षण की, उन पर पूरा ध्यान रखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो छात्र होते हैं उनकी जो सीखने की गति है उसमें बहुत अच्छा सुधार देखा गया है। ठीक है, एक कई सर्वे हुए हैं कि भाई जो चीज हम प्रत्यक्ष रूप से या कोई दिखाकर बच्चे को सिखाते हैं, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो उनकी सीखने की जो गति होती है, उसमें क्या होता है, बहुत ही निरंतर विकास होता है और वो बहुत ही परिपक्वता से उस चीज को सीखते हैं। ठीक है, और छात्रों को क्रियाशील बनाती है, यानी कि जब आप छात्रों को कुछ दिखाएंगे तो क्या होता है कि छात्र आपकी तरफ इंटरेक्ट होंगे, और वो क्या है कि जो कक्षा में जो भी प्रोसेस होगा उसमें वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, यानी जो क्रियाशील जो शिक्षण है वो चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या है कि जो आपके बच्चे में आप देखा होगा कक्षा में कि बहुत सारे बच्चे मंद बुद्धि भी होते हैं और बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं। ये क्या है कि दोनों के अकॉर्डिंग ही हम शिक्षण लेके चलते हैं, जो शिक्षण सामग्री हम यूज करते हैं दोनों के लिए ही फायदेमंद है। इससे क्या होता है, जो शिक्षक होता है उसकी भी समय की बचत होती है और छात्रों के भी समय की बचत होती है। क्यों होती है कि भाई जो चीजें हम बहुत ही जल्दी प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीख जाते हैं, उससे क्या है कि हमारा समय भी बचता है और जो हमारी ऊर्जा भी है वो भी बचती है। इसका हम सदुपयोग किसी और अच्छे कार्य में कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है। ये सर्वे में माना गया है कि जो वस्तु हम दिखाते हैं छात्रों को, उनको देखकर वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और वो बहुत लंबे समय तक बच्चों के दिमाग में रहता है, यानी उनके माइंड में ऐसा फिट हो जाता है कि वो बहुत ही लंबे समय तक उनके पास रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो कक्षा में जो डिसिप्लिन होता है वो बना रहता है। जब आप कहते हैं कि भाई जब जैसे अध्यापक कक्षा में आया और उसने सिर्फ अपना पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और बीच बीच में ना तो कोई उसने शिक्षण सामग्री दिखाई, ना कोई कौशल वगैरह का यूज किया, तो क्या होता है, जो जो क्लास होता है ना उसकी जो डिसिप्लिन है वो खराब हो जाती है और जो जो पढ़ाई वगैरह जो बच्चों को नीरसता प्रदान करती है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए ये हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये छात्रों को स्वयं से सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है, यानी कि बच्चों को खुद से कुछ सीखने की लगन पैदा करती है। उनको अच्छा लगता है कि भाई जब सर कुछ अच्छा मटेरियल्स दिखा के कुछ अच्छे शिक्षण की कोशिश करते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ उसमें क्रियाशील बनने के लिए स्वयं से भी कुछ ना कुछ अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, यानी कि भाई आज आप मानते हो जो शिक्षण है वो बहुत ही टिपिकल है, यानी इसमें हर तरह के मेथड, शिक्षण विधियां, मटेरियल्स सब कुछ यूज करना पड़ता है आजकल बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसका पढ़ाई में दिमाग रखने के लिए, यानी कि उसको अच्छी तरह समझाने के लिए हमें अनेक गतिविधियों को शामिल करना पड़ता है अपने शिक्षण में। ठीक है, जैसे बहुत से क्या होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप कक्षा में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जैसे मान लो नहीं ला सकते, यानी कि जैसे मान लो आप आज आपको क्या पढ़ाना है कि जो फॉरेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ाना है या आपको कोई रिवर्स के बारे में पढ़ाना है, तो उन चीजों को आप क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं ला सकते, लेकिन शिक्षण जो टीचिंग मटेरियल के द्वारा आप क्या उनका क्या बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, उनका डायग्राम वगैरह बना सकते हो, जैसे उनको बच्चों को बिल्कुल एज इट लगे कि भाई इस प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं, इस प्रकार की नदियां होती हैं, ये सब चीजें
हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण जो अधिगम जो सामग्री है उसके द्वारा हम सिखा सकते हैं। अब हमें कुछ इन चीजों का ध्यान भी रखना है कि जब हम शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हों तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं, मान लो हम आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि भाई आज हम आपको पढ़ाएंगे जो हमारी जो पृथ्वी की जो अक्षांश और देशांतर रेखा है उनके बारे में बच्चों को नॉलेज देंगे। तो क्या है कि उसी से रिलेटेड क्या होना चाहिए, आपका कोई चार्ट या ग्लोब वगैरह जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, जो बालक की जो मानसिकता है कि वे कौन सी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनकी रुचि क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वो कितना सीखना चाहते हैं, मतलब कितना जानते हैं, इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा। जो भी ये करें, ठीक है। अपने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका यूज करना है, ठीक है। ऐसी हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करना है जो सरलता से उपलब्ध हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हमारा जो देश है ये कहते हैं कि भाई अभी इतना वो नहीं है कि भाई हर चीजें आसानी से उपलब्ध हो, इसलिए हमें क्या है कि ऐसे मटेरियल्स उपलब्ध करवाने हैं जो कि आसानी से ही उपलब्ध हो जाएं हमें, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ ज्यादा व्यय वगैरह नहीं करना पड़े, ठीक है। जैसे मान लो आजकल आपने देखा होगा कि जो स्कूलों में जो बच्चों से आजकल क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं उनसे डायग्राम बनाने के लिए, उनसे कोई मॉडल बनाने के लिए शुरू से ही क्लास में सिखाना शुरू किया जाता है। तो इस प्रकार के मॉडल्स हैं, चार्ट्स वगैरह हैं, हमको रखना है जो सरलता से उपलब्ध हों, ठीक है। और हमें ऐसे शिक्षण अधिगम भी यूज करने हैं, जो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है ऐसी यूज करनी है जिनका बच्चों के स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, आज आप छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं कि भाई कोई टीवी वगैरह से या कोई स्लाइड्स वगैरह दिखाते हैं, तो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा देर तक वो चीजों को ना दिखाएं जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। जैसे कि ज्यादा देर तक वो टीवी देखने से उनकी आंखों पर क्या पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है जब हम शिक्षण अधिगम सामग्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को उसकी तरफ इंटरेक्ट करे, यानी कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है। ये चीज हम पहले डिस्कस कर सके हैं। और उसमें क्या है, जो शिक्षण बिंदुओं का जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर हमें मेन फोकस करना है कि हमें किस टॉपिक को आज बच्चों को सिखाना है, ठीक है। इसमें जो शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए उसमें क्या हो सकता है कि भाई जो आपका जो स्पष्टीकरण है वो बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए ताकि हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें, और ये सभी छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कि भाई जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो जो छात्रों के लिए और अध्यापकों के लिए दोनों के लिए एक प्रेरणा का काम करती हो। अध्यापक को ये लगे कि भाई इसकी सहायता से उसका जो शिक्षण है बहुत ही प्रभावशाली रहा है, और जो छात्रों को ये लगे कि भाई उन्होंने जो आज सीखा है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सीखा है, ठीक है। छात्रों में कल्पना शक्ति और उनको स्वयं निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करता हो, यानी कि ऐसी सामग्री हो जिससे छात्रों को पता चल सके आज उन्होंने खुद कितना सीखा है, यानी कि वो खुद ही अपना निरीक्षण कर सकें, ठीक है। इसके लिए अध्यापक को पहले से ही तैयारी करके आनी चाहिए। उसे जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज वो कर रहा है क्लास में उसको उसे अच्छी तरह से दिखाना आना चाहिए। भाई ऐसा ना हो जैसे मान लो आपने कोई मॉडल दिखाया और आप कक्षा में जाते ही वो मॉडल सबके सामने बच्चों के सामने रख दिया, ऐसा भी नहीं है। हमें पहले क्या करना है, पहले उस विषय के बारे में बच्चों को थोड़ा सा इंट्रो देना, उसके बाद जो समय के अनुसार उस टॉपिक को उस मॉडल को हमें बच्चों को दिखाना है, ठीक है। और अधिगम सामग्री पूर्ण और क्रमबद्ध होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें वो सारे पॉइंट शामिल होने चाहिए जो आप शिक्षण में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कोई बात ऐसी ना हो जो अस्पष्ट हो, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ये किस समय दिखाना है मॉडल, हमें कक्षा में जैसे 45 मिनट से 40 मिनट्स का जो पीरियड होता है उस किस समय दिखाना, उस चीज का भी हमें टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या है कि बहुत ही बेस्ट तरीके से इसको प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, तभी आप जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, जो शिक्षक के जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट
होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जो अभी हमने बात करी कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसके जो हमने जो बेनिफिट और जो आवश्यकता और सावधानियां देखी, अब हम देखते हैं ये जो होते क्या हैं, जो शिक्षण अधिगम सामग्री की हम बार बार बातें कर रहे हैं, ये होती क्या है। चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ये 3 प्रकार की होती है। एक पहली प्रकार का होता है जो ऑडियो एड्स, ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चा सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि ये वो चीजें होती हैं जिन्हें वो सिर्फ सुनकर अपना जो पार्ट वगैरह है वो याद करता है। ठीक है, ये कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे रेडियो और टेप रिकॉर्डर वगैरह है, ग्रामोफोन वगैरह है, ये सब चीज किस में आती हैं, आपकी ऑडियो एड्स में आती हैं। दूसरी आती हैं आपकी विजुअल एड्स में, जिसमें आप क्या करते हो, देख के सीखते हो, यानी कि कुछ चीजें आप क्या करते हो जो सामने आपकी आंखों के हैं उसे देख के आप सीखते हो। ठीक है, ये चीज कौन कौन सी है, इसका जो सबसे जो प्रमुख उदाहरण माना जाता है जो आपके प्राचीन समय से ही चला आ रहा है वो है आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है, उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड है और प्लेनर बोर्ड है, मानचित्र है, ग्लोब है, और क्या नाम है आपके कार्टून मॉडल हैं, पोस्टर हैं, स्लाइड्स हैं, और आपका OHP है। ये सब क्या चीजें हैं, सारी आपकी विजुअल एड्स हैं, जिसमें आप क्या है सिर्फ देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने लेसन को सीख सकते हैं। तीसरे नंबर का जो आपका जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो है ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें सुन भी सकते हो और चीजों को देख भी सकते हैं। तो ये चीजें हैं आपकी, जैसे आपके हुई मूवीज वगैरह हुई, नाटक वगैरह हुए, और जो टेलीविजन है और जो नुक्कड़ वगैरह होती हैं ग्राम सभा में वगैरह में, वो सब चीज क्या है, आपकी ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो बच्चे हैं वो देखकर और सुनकर दोनों तरीके से क्या करते हैं, अपने ज्ञान को बांट मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि जो इसके जो ऑडियो एड्स हैं वो किस प्रकार से, जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें एग्जांपल्स आते हैं कि कोई उदाहरण दे के भी क्या करते हैं, ये भी एक क्या है चरण है कि भाई ऑडियो एड्स हम क्या कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं एग्जांपल्स वगैरह से। ग्रामोफोन क्या होता था कि इसमें जो घटनाएं वगैरह सब होती थी उनको रिकॉर्ड करके रखते थे, उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। टेप रिकॉर्डर वगैरह हो गया, जैसे उसमें कुछ जैसे टीचर अपने जो कुछ जो आप जो लेसन वगैरह हैं या अपने लेक्चर वगैरह हैं वो रिकॉर्ड करके आपको दे सकता है, जिससे आप कभी भी उनको रिकॉर्ड हुए जो लेक्चर्स वगैरह हो उनको कभी भी सुन सकते हैं। जैसे रेडियो हुआ, आपने देखा हुआ जो इग्नू द्वारा ज्ञानवाणी जो चैनल चलाया हुआ है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि अपना जो लेसन वगैरह है आप क्या है कि उस चैनल की सहायता से देख सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो हमने बात करी थी जो विजुअल एड्स है, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था कि जो ब्लैक बोर्ड है ये क्या है, अध्यापक का मित्र भी कहा जाता है। जो और इसकी जो सफलता है जो विजुअल एड्स में, वो अध्यापक का उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि उसमें किस प्रकार से रेखा चित्र बनाने हैं, किस प्रकार से डायग्राम बनाने हैं, ये सब किस पर निर्भर करता है, अध्यापक पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद मॉडल्स हैं, जैसे मतलब भूगोल को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, मॉडल्स वगैरह का यूज करते हैं कि भाई कहाँ पर जो हम जैसे आपने भूगोल विषय में आपने देखा होगा कि भाई पृथ्वी की गतियां कहाँ हैं, देशांतर अक्षांश रेखा कौन सी है, मकर रेखाएं कौन सी हैं, और ये जो कर्क रेखा कौन सी हैं, ये सब हम किसके द्वारा पढ़ा सकते हैं, मॉडल द्वारा ही पढ़ा सकते हैं। और आपका हो गया आपका बुलेटिन बोर्ड, जैसे आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में बुलेटिन बोर्ड वगैरह होते हैं ना, जिसमें इंफॉर्मेशन वगैरह लगी होती हैं, सारी जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र हुआ, जिसमें कई प्रकार के जैसे मानचित्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं कि भाई कहीं पर कहाँ पर जंगल है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ पर्वत हैं, इनकी सहायता से आप क्या इजीली बच्चों को गाइड कर सकते हैं। किसी चीज का चित्र बना के हम बच्चों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। ग्लोब बहुत अच्छा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स माना जाता है कि भाई जो हमारा जो पूरा विश्व है वहाँ कहाँ का महासागर हैं, कहाँ कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ का और आपके जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ नदियां हैं,
इस देश का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक की बाउंड्रीज हैं, ये सब किससे हम कर सकते हैं, ग्लोब के द्वारा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं चार्ट है। भाई हम किसी चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर क्या है कि भाई जैसे मान लो हमें साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाना, आइज के ऊपर कोई चार्ट वगैरह बना के हम उस आइज ईयर्स वगैरह के उसके बारे में भी हम अच्छी तरह समझा सकते हैं। स्लाइड्स हुआ, ग्राफ हुआ, और जो आज का जो लेटेस्ट, जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है, जो स्कूलों में यूज किया जाता है, वो है पीपीटी। ठीक है, पीपीटी का आज लगभग क्या है कि हर एक स्कूलों में, हर एक कॉलेजों में, हर एक यूनिवर्सिटियों में बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप जो कोई वाइवा वगैरह देने जाते हैं तब आपसे पीपीटी के लिए ही बोला जाता है। पीपीटी में क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है जिसमें आपको बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकें। जो नेक्स्ट होते हैं आपके ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें क्या होते हैं आपके नाटक हुए, जिसमें आप क्या अभिनय करने की क्षमता का विकास होता है। मूवीज वगैरह हैं, उससे हमें ज्ञान की वाणी का पता चलता है। जैसे मान लो आपको कहाँ तक ज्ञान प्राप्त हुआ, सब मूवीज वगैरह से ही प्राप्त होता है। दूरदर्शन वगैरह है, जिसमें कई आजकल चैनल हैं जिसमें आप क्या है लाइव क्या है कि भाई एक्सपर्ट हैं जो वो अपने लेक्चर्स वगैरह सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जो हम जो छोटी कक्षाओं में, सॉरी थोड़ा, जो छोटी कक्षाओं में हम जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको हम कैसे और कौन कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए। जैसे उनके लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वॉल पेंटिंग वगैरह दीवारों पर हम करा सकते हैं। वहां पर उनके लिए क्या कार्टून वगैरह ये छपा सकते हैं। उनकी जो काउंटिंग वगैरह है इंग्लिश में और हिंदी वगैरह में वर्णमाला है उनको हम लिख सकते हैं। उनके जो कलर्स नेम है, वेजिटेबल नेम से आप दीवारों पर भी कलर करके मतलब लिखवा सकते हैं। ये क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री ही मानी जाती हैं। उनके टॉयज हैं, टीवी हैं, उनकी जो पाठ्य पुस्तक हैं जो कलरफुल होती हैं, जो उनको अच्छा स्वाध्याय में प्रेरित करती हैं, और जो क्या नाम है उनकी जो संख्या चार्ट वगैरह, ये सब क्या है उनकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। अब आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें जो यूनिट 3 में जो है कि भाई जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उसमें जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई पाठ्य पुस्तकों का क्या कि हमारा जो सदा प्राचीन समय से क्या है महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले जो आपका जो शिक्षण होता था वो मौखिक होता था। धीरे धीरे जब इसका लेखन कला का उद्भव हुआ तो क्या है पुस्तकें वगैरह छपने लगी। ठीक है, और आज के टाइम में क्या है, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है शिक्षकों और छात्रों के लिए कि भाई बिना पाठ्य पुस्तकों के द्वारा वो अपना जो शिक्षण कार्य है वो पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई ये दोनों क्या है अध्यापक और छात्रों के लिए क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन का काम करती हैं। और ये क्या है जो अध्यापक है उसके लिए क्या है, एक उसके हाथ में एक अस्त्र है जिसके साथ वो अपने शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। क्योंकि वो पूरे साल जो अपने दिमाग में गोल सेट करता है कि मुझे ये शिक्षण पूरे साल करना है, और बच्चों को भी पता चलता है कि जो पूरे साल जो शिक्षण होना है वो पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग ही होना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उसमें आप क्या होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो महान विद्वान वगैरह होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जिनको नॉलेज हुई, वो अपने जो व्यूज वगैरह उनकी किताबों में छपे होते हैं, उन्हें क्या हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे बहुत से जो किताबें हैं जो बड़े बड़े जो अच्छे जो राइटर हैं उन्होंने लिखी हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी वगैरह लिखी हैं जिससे हमें उनका ज्ञान होता है। जैसे उनमें रूसो जी हुए, सुकरात जी वगैरह हुए, इनकी आज आप जीवनी पढ़ोगे तो उनको आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उनको पढ़कर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं ना, इससे ना रटने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। ठीक है, लेकिन और इसमें जो छात्रों को ना निर्णय करने की जो शक्ति है उसका अभाव होता है, उन्हें तर्क करने की शक्ति नहीं मिलती, सिर्फ वो रटने पर ही बल देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये दोष क्या है कि हमारे ऊपर ही भी डिपेंड है कि हम इसका जो पुस्तकों का जो प्रयोग है हम किस प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, हमें पुस्तकों इस प्रकार से बनानी चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक हमें इस प्रकार से तैयार करनी चाहिए कि भाई उसमें कहीं रटने पर कोई स्थान ही ना रहे। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन और ऐसे टॉपिक्स वगैरह उसमें शामिल किए जाएं जिसमें वो अपने तर्क शक्ति के साथ भी आंसर दे सके। ठीक है, ये क्या है कि जो पाठ्य पुस्तक होती हैं जो शिक्षक और छात्रों के लिए पूरे साल
पर काम में आती हैं। ठीक है, इसलिए इनका क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं तो आपको पूरे साल क्या होता है कि भाई आपको निश्चित होता है कि भाई ये टॉपिक्स हमको पूरे साल में पढ़ाने हैं या पढ़ने हैं। इससे क्या होता है कि दोनों के जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, दोनों की क्या होती है, समय की बचत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं हम। क्या है कि पुस्तकों के द्वारा क्या होता है कि भाई जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है पुस्तकों के द्वारा, तो क्या होता है कि जो कम समय होता है उसमें अधिक ज्ञान प्राप्त बच्चों को देता है। इसमें हमें विद्वानों के अनुभव वगैरह प्राप्त होते हैं, वो हमने भी बात कर चुके हैं। इसमें क्या है कि बच्चे के स्वयं अध्याय की प्रवृत्ति पनपती है, यानी कि अगर टीचर भी ना हो तो पुस्तक की सहायता से भी अपना अध्ययन शुरुआत मतलब सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, व्यवस्थित जो प्रणाली है वो प्राचीन समय से ही चली आ रही है, यानी कि पुस्तक जो अध्याय जो हम जैसे भी हमारा जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है वो प्राचीन समय से ही चली आ रही है। ठीक है, ये शिक्षक को क्या करती है, जो पूर्ण तैयारी करके वो क्लास में आता है वो अपनी पाठ्य पुस्तकों को देखकर ही करता है। ठीक है, ये उसके लिए क्या है, पथ प्रदर्शक का भी काम करती है। ठीक है, ये पाठ को दोहराने में भी सहायक होती है। मान लो आपने एक बार मौखिक रूप से पाठ को पढ़ा दिया, फिर बच्चों को क्या कि वो याद करने के लिए दोबारा एक बार पुस्तकों की भी हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसमें भी ये सहायता परीक्षा की तैयारी में सहायता करती है। जब लास्ट समय में आपकी परीक्षा वगैरह होती है तो उसमें भी आपकी पुस्तकें आपका साथ देती हैं, और गृह कार्य वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प होती है। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो किस प्रकार की होना चाहिए कि भाई उन छात्रों की रुचि के अनुसार हो, उनकी जो योग्यता के अनुसार हो, जिस प्रकार के बच्चे हैं उसी हिसाब से उसमें पाठ्य पुस्तक तैयार की जानी चाहिए। मतलब ऐसे टॉपिक पाठ्य पुस्तकों में डाले जाने चाहिए। ठीक है, उनके मानसिक स्तर के अनुसार हो, यानी कि जहां तक जैसे मेंटली एबिलिटी होती है बच्चों को सीखने समझने की, उसी प्रकार की जो बुक्स वगैरह हैं हमें तैयार करनी चाहिए। समस्याओं शिक्षण विधियों के अनुकूल हो, इसमें यानी कि जो समस्या है शिक्षण विधियों विधियों की कि भाई क्या क्या समस्या आती है शिक्षण कार्य करने में, तो उसके हमें अनुकूल होनी चाहिए। और हमें ये मनोवैज्ञानिक विधि से भी इनको तैयार करना है, क्योंकि आजकल क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग हर एक क्षेत्र में हो रहा है, तो इसका प्रयोग हम शिक्षा में भी करके और इन पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में भी करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों का जो साइज वगैरह है वो अच्छी तरह से बना हो, टाइपिंग वगैरह, कागज वगैरह जो उसके हों, और जो उनकी पंक्तियां हैं, टेबल कंटेंट वगैरह, इसका भी हमें समुचित ध्यान रखना है। उसमें उचित प्रकार से उदाहरण हो, एग्जाम्पल्स हो, ग्राफ हो, मानचित्र हो आदि सही सही जगह पर हो। ठीक है, और उसमें जो लेखक द्वारा लेखक द्वारा लिखी गई उसका भी पूर्ण विवरण होना चाहिए। ठीक है, कोर्स के अनुकूल हो कि भाई पूरे कंटेंट हो, जिस भी क्लास के लिए पाठ्य पुस्तक है उसके लिए उसके पूरे कंटेंट पूरे हों। ठीक है, भाषा जो उसकी शैली है उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसमें उपयुक्त असाइनमेंट वगैरह होने चाहिए हर तरीके से। मैंने अभी बात करी ना कि भाई बच्चों को तर्क शक्ति वगैरह विकास करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ऐसे असाइनमेंट होने चाहिए जो रटने की प्रवृत्ति को कम करें और उसमें बच्चे को खुद से करने के लिए सीखने का अनुभव मिले। ठीक है, सही विषय सूची वगैरह, संदर्भ वगैरह ये सही स्थान पर होने चाहिए। अब इसमें सुधार क्या कैसे लाया जा सकता है, जैसे मान लो आज हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है किताब वगैरह लिखने को, तो ऐसे विद्वानों से हमें किताबें वगैरह लिखवानी चाहिए। ठीक है, जो भावी जीवन की समस्याओं को हल करने वाले हो ऐसे चैप्टर हमें इसमें इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, जो बच्चों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, हर एक परिस्थिति का सामना कर सके ऐसे विषयों को हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए। जैसा हमारा भारतीय समाज है, जैसा जैसा समाज बदलता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है कि अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसका स्वरूप बदलते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई पाठ्य जो ये पुस्तक है ये अध्यापक का सिद्धांत सीमित कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चों की रटने की प्रवृत्ति की जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस पर भी कहते हैं कि भाई इसमें उस पर जोर मिलता है ये, लेकिन ये क्या है, ये हम पर ही डिपेंड है कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो उसके के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रूप होते हैं, और हम किस रूप को किस प्रकार से लेते हैं वो चीजें हमें खुद से ही देखना है। ठीक है, ज्यादा डिपेंड नहीं होना किसी चीज पर, ये सब चीजें क्या है इसी का एक रूप है। इसमें क्या है कि इसमें प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता। जैसे कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि भाई जो पाठ्य पुस्तकों से आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो स्थायी दिमाग में नहीं रह पाता। जो बच्चा जो प्रत्यक्ष रूप से सीखता है वो बेटर ज्ञान होता है, लेकिन इनका भी क्या है, फिर भी हमारे समाज में क्या है जो पाठ्य पुस्तकों का प्राचीन समय से है और अब भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
दूसरी बात करते हैं जो आपके जो इस टॉपिक में है, वो है आपकी डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री होती क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त चित्र बोलते हैं। यानी कि ये क्या है कि जो एक जैसे मूवी वगैरह होती है ना, उसी की तरह ही इस उसका शॉर्ट रूप माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है, मूवी में क्या होती है, काल्पनिक होता है, और जो हम डॉक्यूमेंट्री करते हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित और उनके इंटरव्यूज वगैरह लेके हम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई डिस्कवरी चैनल पर आपने देखा होगा कि जो पहले कई प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज बना के दिखाई जाती हैं तो आप एक बार देखना, उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्रीज डेली कोई ना कोई दिखाते हैं, जिसमें क्या है कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं। जैसे जनरली हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको आज बच्चों को पढ़ाना है कि भाई जो आदि मानव है वो पहले कैसे कहाँ कैब में रहते थे, कैसा उनका जीवन था। तो हम क्या करते हैं, जो उन कैब जहाँ पाई गई हैं आदि मानवों वगैरह की, वहां पर हम जाके क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं कि भाई वहाँ किस हाल में रहते थे, वो किस प्रकार इसमें अपना जीवन यापन करते थे। तो ये क्या कहते हैं कि इसमें आमतौर पर क्या होता है, एक इसमें जो साक्षात्कार होता है और तत्वों पर आंकड़े शामिल शामिल वगैरह इसमें होते हैं। यानी कि इसमें जो फैक्ट वाली जो चीजें होती हैं उस पर ही हम इस पर जोर देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। ये वास्तव में सत्य घटना पर ही आधारित होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे जैसे आप समाचारों में भी देखते हो, डेली कोई ना कोई समाचारों में भी, आप कहीं न्यूज चैनल हैं उसमें कोई ना किसी टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, ठीक है। इससे शिक्षण में क्या लाभ होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो उस चीज को बड़ी उत्सुकता से सीखते हैं। यानी कि जो सत्य घटनाएं वगैरह घटती हैं उनका हमारे जीवन पर बहुत ही ज्यादा असर होता है। जो चीज हम एक पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कि आदि मानवों का जीवन ऐसा था, तब हमें इतना समझ में नहीं आता। जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह फिल्म वगैरह देखते हैं उसके बारे में, तो जो चीजें पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी ऐसे घटित होती थी, तो उसको हम बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें उन वास्तविकता चीजों का भी पता चलता है। और जो छात्र होते हैं वो शिक्षण में क्या लेते हैं, बहुत अधिक रुचि लेते हैं, खासकर इतिहास जैसे विषयों में। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जहां पर उसको जो पुराने जमाने की जो चीजें हैं उनके बारे में बच्चों को पढ़ाना होता है, जो आज बच्चे बोरिंग विषय कहते हैं इतिहास वगैरह को। तो इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो शिक्षण अधिगम सामग्री में जो अगला जो है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो आप यूनिट में भी दे रखा है इसके बारे में कि भाई स्टार्टिंग से क्या है कि इसका बहुत ही महत्व रहा है। इससे क्या होता है, हमें दिन प्रतिदिन की जो जो जानकारी वगैरह है वो हमें मिलती है कि भाई देश विदेश में क्या घटनाएं वगैरह घट रही हैं, उससे हमें जानकारियां वगैरह मिलती रहती हैं। और इससे हमें क्या है कि जब डेली न्यूज़पेपर वगैरह देते हैं तो हमारी जो वोकैबुलरी है, अंग्रेजी हिंदी वगैरह की एनीबॉडी कोई भी लैंग्वेज हो, उसका हमें क्या होता है, हमारा उसका भाषा का विकास होता है। ये ज्ञान बढ़ाने में भी सहायक है। जो है कि हमें डेली की जो जनरल नॉलेज हम देखते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा बदल रहा है, देश विदेश की घटनाएं हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है, ये सब चीज हमें किससे जानकारी मिलती है, न्यूज़पेपर से मिलती है, ठीक है। जो न्यूज़पेपर पढ़ने से एक्सपर्ट का मानना है कि भाई उनकी जो पढ़ने की जो तीव्रता है, जो उनकी याद करने की जो तीव्रता है, उसमें विकास होता है, ठीक है। इसमें आप क्या देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बाजार, स्वास्थ्य आदि की जानकारी न्यूज़पेपर आधारित से हमें प्राप्त होती है। इसमें क्या है, संपूर्ण सूचनाओं का ये भंडार होता है। यहाँ तक कि जो देश विदेश में आप इतनी दूर बैठे हो वहां से उनकी जानकारी भी आप न्यूज़पेपर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है कि भाई जो जो न्यूज़पेपर है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई कुछ जो मॉडल टेस्ट वगैरह पेपर्स वगैरह हैं वो सारे क्या अखबार वगैरह में आते रहते हैं। जो शिक्षा में क्या कमियां रह गई हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, इन सब की जानकारी अभी हमें न्यूज़पेपर के द्वारा ही मिलती है कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्कूल्स वगैरह में क्या सामाजिक में क्या क्या बुराइयां हैं, ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती हैं, न्यूज़पेपर से ही मिलती हैं। छात्रों को ज्ञान होता है कि कैसे प्रस्तुतिकरण समाज और वास्तविक जीवन को प्रभावित करता है, ये कहाँ से जानकारी मिलती है, वो सब हमें न्यूज़पेपर से ही मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो छात्र अखबारों से अपने विषय के बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खासकर हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के विषय के जो स्टूडेंट हैं, जहाँ पर वो क्या है कि जो डेली उसमें जो न्यूज़ वगैरह आती हैं उससे रिलेटेड आती हैं, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे आज का जो न्यूज़पेपर होता है, फ्रंट पेज पर देश विदेश से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, खेल कूद संबंधी, रोजगार संबंधी और अर्थव्यवस्था संबंधी सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूज़पेपर से ही
मिलती है। ठीक है, छात्रों के लिए इसके क्या फायदा है कि जो उनकी जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, उसमें उनका क्या होता है, इंक्रीज होता है। उनकी हिंदी, अंग्रेजी वगैरह भाषा का, अन्य भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। कैरियर से संबंधित सूचनाएं वगैरह मिलती हैं। आपने देखा होगा जितनी भी आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी है, कोर्स कहाँ से करना है, कहाँ शिक्षा मिल सकती है, इन सबकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आपकी न्यूज़पेपर से ही मिलती है। परीक्षा के लिए तैयारी भी के लिए भी इसमें समय समय पर क्या आते रहते हैं, नोट्स वगैरह आते रहते हैं। और जो शिक्षकों के नए विषय को पढ़ाने के लिए भी ये क्या है, महत्वपूर्ण साबित होता है। ठीक है, तो ये हमने देखी कि भाई जो न्यूज़पेपर है वो कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जो आगे जो हमारा आपका जो टॉपिक दे रखा है, इसमें वो दे रखा है मैप्स। मैप्स कैसे एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री माना जाता है, क्योंकि इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसमें क्या है कि भाई इसके द्वारा क्या है कि भाई जो आपको जो देश की जो वनस्पति है, मृदा है, राज्यों के खनिज पदार्थों की जानकारी हमें सही से प्राप्त होती है कि भाई कौन से राज्य में कौन सी चीजें अधिक मिलती हैं। ये हम किससे प्राप्त प्राप्त पता चलता है, ये हमें पता चलता है आपके मैप से। ठीक है, जैसे पृथ्वी की संबंधित जानकारी में कहाँ कितने अक्षांश हैं, कितने देशांतर हैं, कितने भाई कर्क रेखा, मकर रेखा, जितनी भी चीजें हैं उन सबकी जानकारी, फॉरेस्ट, जंगल वगैरह जो भी है, वो सबकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मैप से ही मिलती है कि भाई कहाँ कहाँ इनका विस्तार है, कहाँ समतल वगैरह, ये सब कहाँ से मिलती है, ये हमें मैप के द्वारा ही मिलती हैं। जो मैप के जो प्रकार है वो देख लेते हैं। वो पहला प्रकार कौन सा है, वो पहला जो मैप का प्रकार है वो आपका है भौतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है, जो देश की जो जलवायु है, वर्षा है और जो संसाधन आदि है, उसको ये प्रदर्शित करता है। कौन से, भौतिक मानचित्र में। दूसरा होता है आपका राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप जिसको बोलते हैं, जिसमें शहरी प्रांतों और राज्यों तथा देश के जो क्षेत्र विभाजन है उनको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका जो मानचित्र है वो है आर्थिक मानचित्र, जिसमें क्या है कि भाई आपके व्यापार, फसलें हैं, व्यापार हैं और रेल, सड़कें आदि को प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा हमें उनको ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। सामाजिक मानचित्र एक होता है जिसमें क्या है, जनसंख्या वितरण, कहाँ कहाँ कैसी किस प्रकार की जनसंख्या है, कहाँ पर कम है, कहाँ ज्यादा है, ये सबकी जानकारी हमें किससे मिलती है, मैप से। कौन से, सामाजिक मानचित्र से। जो लास्ट होता है वो होता है आपका ऐतिहासिक मानचित्र, जिसमें क्या है कि जो प्राचीन राज्यों की जो सीमाएं थी उनको क्या हम इससे स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है बच्चों को दिखाने के लिए, इस शिक्षण सामग्री में क्यों यूज कर सकते हैं हम इसको। इससे क्या होता है कि जो मैप से क्या होता है, जो रियल सिचुएशन होती है, जो वास्तविक स्थिति है, उसका हमें पता चलता है। ठीक है, जो हमारे जो भूगोल के जो अन्य जो फैक्ट्स हैं कि भाई कहाँ पर कौन कौन से मंडल हैं, कहाँ कितने ग्रह वगैरह हैं और कहाँ पर कौन सी नदियां, पर्वत वगैरह, इनकी हमें सही सी जानकारी मिलती है। देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो भौगोलिक परिवर्तन, सबको इससे हमें पता चलता है। और जहाँ कहाँ कहाँ परिवार का जो जनसंख्या घनत्व वगैरह है, कहाँ कहाँ परिवार मतलब जनसंख्या कम है, इन सब की जानकारी हमें भी इससे मिलती है। तो अब देखते हैं कि भाई जो हम जो मैप यूज करते हैं उसके प्रति हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम मैप का यूज कर रहे हों क्लास में। ठीक है, सबसे पहले जो मैप आप यूज कर रहे हैं क्लास में, उसमें क्या है कि जो आपकी क्लास का जो आकार है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो आपकी क्लास बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको क्या है कि बड़े आकार के मैप का यूज करना चाहिए जो सभी बच्चों को क्लियर रूप से दिख सके। जो आपका जो मैप है बिल्कुल ही क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए, जो दूर तक जो बच्चे बैठे हैं, पीछे वाली सीटों बैठे हैं, उनको भी क्लियर रूप से दिख सके। ठीक है, मैप को पढ़ाते समय उसमें जैसे आप एक एक चीज आपको क्लियर करनी है, जैसे आज आपको करना है कि इसमें आपको सिर्फ पर्वतों को ही पढ़ाना है, जो आपके जो जो पर्वत हैं उनको ही जानकारी देनी है, सिर्फ उसको ही हाईलाइट करें। एक चीज कहने का मतलब है कि एक समय में एक ही चीज को दिखाएं। ठीक है, जो अगर हम पर अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भी जो किसी को हरियाली वगैरह के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रीन कलर करते हैं। वाटर मार्क बॉडीज के लिए हम क्या करते हैं, ब्लू मार्क यूज करते हैं। तो इन चीजों का भी हमें देखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका मैप हो उसमें इंडेक्स जरूर हो। इंडेक्स साइड में आपने देखे होंगे मैप्स में बने होते हैं। ठीक है, और जो मैप को पढ़ाते समय आपको पॉइंटर का यूज करना है, उसके पास बिल्कुल झुक के नहीं खड़ा होना है कि जो कक्षा को ना दिख सके। ठीक है, और मैप पर अधिक नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्योंकि मैप की जो साफ शुद्धता वो सामने से ही दिखनी चाहिए। और मैप का उचित रखरखाव भी करना चाहिए कि जो आने वाले टाइम में किसी और क्लास में भी उसका यूज हो सके।
और ये अध्यापक को भी देखना है कि जो मैप है वो सभी कक्षाओं में सभी को बराबर रूप से दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं जो इसका आपकी यूनिट का ही क्वेश्चन और बढ़ जाता है इसमें ही। इसी में जो शिक्षण अधिगम सामग्री में यूज होता है वो आपकी होती है कम्युनिटी, यानी समुदाय का क्या रोल होता है शिक्षण अधिगम सामग्री में। ठीक है, आप देखते हैं जब परिवार में बच्चे का जन्म होता है, जो उसका जो प्रथम जो गुरु होती है उसकी माता होती है, फिर उसके परिवार से बच्चा सीखता है, परिवार से निकल के वो क्या आता है अपने समुदाय समाज में आता है। ठीक है, परिवार के बाद जो समुदाय का जो बालक पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और ये प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। क्यों? कि जैसा समुदाय होगा उसी प्रकार बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है कि वो इस प्रकार से सक्रिय रूप से भाग लेने लगता है कि वो आगे जाके समाज का समुदाय का विशेष अंग बन जाता है। ठीक है, तो समुदाय क्या करता है अपनी प्रकृति के लिए और अपने समुदाय के लिए क्या करता है, अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता है। ठीक है, और ये क्या है कि जो समुदाय है हमारा इनफॉर्मल एजेंसी मानी जाती है, यानी कि अनौपचारिक जो शिक्षा का जो होता है वो हमें माना जाता है। ठीक है, जो बालक के लिए समुदाय क्या करता है कि भाई जब बालक के लिए शारीरिक विकास के लिए क्या क्या करता है, जैसे सफाई का प्रबंध करना, पार्क आदि की व्यवस्था करना, स्वच्छ जल का प्रबंध वगैरह करना। मानसिक विकास के लिए वो क्या करता है समुदाय, जिनके लिए बुक्स वगैरह लाइब्रेरी वगैरह की का प्रबंध करना, समय समय पर बात प्रतियोगिता वगैरह करवाना, कभी सम्मेलनों का करवाना, ये सब किसका काम है, समुदाय का काम है। आगे क्या करता है सामाजिक विकास में, क्या करता है कि भाई सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन करवाता है, मेले उत्सव धार्मिक आदि रीति रिवाज व ज्ञान किससे होता है, हमें समुदाय से ही होते हैं। यानी कि ये भी हमारे क्या है शिक्षण अधिगम सामग्री ही एक प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। परंपराओं का ज्ञान होता है उस समय कहाँ से होता है, समुदाय से ही होती है। सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता, समय सारी चीजें हम किससे प्राप्त होती हैं, समुदाय से ही प्राप्त होती हैं। अपने कर्तव्यों का, अधिकारों का, इन सबका ज्ञान कहाँ से होता है, समुदाय से ही होता है। सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव, यानी कि प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। बालक के सांस्कृतिक विकास पर समुदाय की अधिक अमिट छाप होती है, यानी कि एक बालक के जीवन पर वहाँ के जो समुदाय होता है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चरित्र और नैतिक विकास, यानी कि छात्रों में कैसे विकास करना, उसके चरित्र का कैसे विकास करना है, उसका भी हमें समुदाय से सीखते हैं। ठीक है, उसके राजनीतिक प्रभाव पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके व्यवसाय शिक्षा पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब चीजें कहाँ समुदाय करता है। अब समुदाय कुछ कार्य हैं जो करता है वो अपने समाज के लिए, जैसे कि स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करना, शिक्षा पर नियंत्रण रखना, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना और प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, और स्कूलों की फाइनेंशियल हेल्प करना भी समुदाय का कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली कि समुदाय वगैरह में कैसे काम आती हैं। ठीक है, तो मोस्टली आज के लिए इतना काफी है, काफी लंबा हो गया है पीरियड भी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वे जो हमारे जो शिक्षण अधिगम सामग्री हैं वो किस प्रकार शिक्षण में आपको मदद करती हैं। ठीक है, ये एक शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनको इनका यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको ये जो हमने जो आज जो देखा है, जो आपने टॉपिक देखा है कि भाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ये यूनिट 3 का आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप में से कुछ वगैरह कुछ डिस्कस वगैरह करना चाहते हैं, कोई अपने व्यूज वगैरह रखना चाहते हैं तो वो रख सकता है। ठीक है, एनीबॉडी कोई भी बता सकता है कि भाई आज हमने क्या किस चीज के ऊपर बात करी है, क्या नहीं बात करी है, कोई भी। ठीक है, गायत्री, दर्शना, जो भी आवाज सुन रहे हो, कोई भी अपने व्यूज रख सकता है। सर ये मानचित्र के कितने प्रकार हैं? सर मान